है गाइस, थैंक यू वेरी मच कि आपको स्ट्रेंजर थिंग्स का पहला पार्ट पसंद आया। इसीलिए आज हम इसके दूसरे पार्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पर उससे पहले आप जिस जगह पर बैठकर या लेटकर ये वीडियो देख रहे हैं उस पर गौर करें जरा, क्योंकि वैसी ही सेम जगह आपकी उल्टी तरफ है इस सीरीज के अकॉर्डिंग, जिसे अपसाइड डाउन यानी उल्टी दुनिया कहते हैं, जहाँ पर सब कुछ वैसा ही है जैसा आपके आसपास है। मतलब आपके घर की एग्जैक्ट कॉपी उल्टी दुनिया में भी है, पर वहाँ ठंड और मॉन्स्टर्स रहते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जब 11 ने अपनी खास शक्तियों से दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर डेमिगोर्गन को मारा था तो वो खुद भी गायब हो गई थी। दरअसल वो डेमिगोर्गन को मारते हुए खुद भी उल्टी दुनिया में पहुंच गई थी, जहां इसे सब कुछ वैसा ही सीधी दुनिया जैसा लग रहा था। और तभी इसे बाहर निकलने का रास्ता दिख जाता है और फिर 11 अपनी पावर से उस रास्ते को बड़ा करके वहां से बाहर निकल आती है। पर जब ये माइक के घर पर जाती है तो वहाँ बहुत सारे सरकारी ऑफिसर थे, इसीलिए 11 वहाँ से भाग जाती है। और फिर जंगल में भटकते हुए इसे पुलिस ऑफिसर हॉपर मिल जाता है, जो इसे अपने प्राइवेट घर में ले जाकर शिफ्ट कर देता है, सबसे छिपाकर। पर पिछले पार्ट में 11 ने जिस डेमिगोर्गन को मारा था वो तो बस एक प्यादा था, असली खतरा तो अब पूरे शहर पर मंडरा रहा है। क्या ये उल्टी दुनिया का राक्षस पूरे शहर को ही निगल जाएगा, क्योंकि इसने पूरे शहर के नीचे अपनी जड़ें फैला दी हैं, जैसे मानो पूरा शहर ही इसकी मुट्ठी में हो। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है जो परत दर परत खुलेगी। तो ये सीरीज 1984 में सेट है और इसकी शुरुआत में हम एक खास लड़की को देखते हैं जो अपनी गैंग के साथ पुलिस से बचकर भाग रही होती है, और इसके पास भी 11 जैसी खास शक्तियां हैं जिनकी मदद से ये पुलिस को चकमा देकर यहाँ से भाग जाती है। और इसके हाथ पर 8 बना हुआ है 11 के जैसे ही। और फिर इसके बाद हम इस सीरीज की जान उन चारों दोस्तों को देखते हैं जो बहुत टाइम बाद एक साथ गेम खेल रहे हैं। इनका दोस्त विल पिछले सीजन में उल्टी दुनिया से वापस तो आ गया, पर ये अब भी उससे जुड़ा हुआ है। तभी इसे उल्टी दुनिया के विजन आने लगते हैं, मानो जैसे ये खुद वहां पहुंच गया हो। और जब ये घबराते हुए बाहर आता है तो इसे आसमान में एक झलक दिखती है। तभी माइक इसे आवाज लगाता है तो ये वापस आ जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर यहाँ से आगे अब कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला है। पिछले पार्ट में जो भी हुआ उसके बारे में हॉकिंस शहर में किसी को भी कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ विल और उसके करीबी ही उल्टी दुनिया के बारे में जानते हैं। पर मरे नाम के रिपोर्टर को इस सब के बारे में शक हो जाता है कि हॉकिंस लैब में कुछ तो गड़बड़ हुई है। पर ये 11 को एक रशियन जासूस समझ रहा है, पर हॉपर इसे यहाँ से भगा देता है कि ये सब तुम्हारा वहम है। और इधर स्कूल में हम नैन्सी और स्टीव को देखते हैं, ये दोनों अभी भी रिलेशनशिप में है। पर तभी स्कूल में एक नई एंट्री होती है, बिली और उसकी सौतेली बहन मैक्स की। और जब मैक्स क्लास में आती है तो ये चारों दोस्त इसे देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। और इधर विल की मॉम जॉइस भी अब बॉब नाम के इलेक्ट्रिकल मैकेनिक को डेट कर रही है और इन दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग भी हो चुकी है। और फिर इधर इन्वेस्टिगेशन के दौरान हॉपर देखता है कि अचानक यहाँ के कद्दू सड़ रहे हैं, जिसकी वजह समझ नहीं आ रही। और फिर स्कूल के बाद जॉइस अपने बेटे विल को लेने के लिए आती है और फिर लैब में आने पर लैब के बाहर हॉपर भी इसका वेट कर रहा होता है, क्योंकि आज लैब में विल का चेकअप है, क्योंकि विल को लगातार उल्टी दुनिया के विजन्स आ रहे हैं। डॉक्टर सैम विल से कुछ सवाल करते हैं उल्टी दुनिया के बारे में और लैब के बाकी साइंटिस्ट भी अंदर से विल पर नजर रखे हुए हैं। विल बताता है कि मैंने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखा, एक शैतान को, वो घूर रहा था और वो इस पूरे शहर को खत्म करना चाहता है, पर मुझे नहीं। इसके बाद डॉक्टर सैम जॉइस और हॉपर से कहते हैं कि विल इतने वक्त उल्टी दुनिया में रहा, इसीलिए उसे ऐसे विजन आ रहे हैं। इतने बड़े हादसे के बाद ये सब होना नॉर्मल बात है, पर जॉइस को ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता। मामला इतना सीधा नहीं है जितना डॉक्टर सैम बता रहा है। और फिर जाने से पहले हॉपर जॉइस से कहता है कि कुछ भी होता है तो मुझे कॉल कर लेना। और फिर इसके बाद डॉक्टर सैम जब लैब में नीचे जाता है तो हम देखते हैं कि यहाँ उल्टी दुनिया का जो गेट है वो दरवाजा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने के लिए यह रोज इसे जला रहे हैं। और इधर हम देखते हैं कि लुकस और डस्टिन उस नई लड़की मैक्स पर लट्टू हो चुके हैं और उसका पीछा कर रहे हैं उससे दोस्ती करने के लिए। और इधर हम माइक को देखते हैं जो 11 को हर रोज वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता आ रहा है, पर इसे अभी तक 11 का कोई पता नहीं चला है। और इधर विल के घर पर उसका बड़ा भाई जोनाथन विल को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है और बॉब भी अब इनके घर पर रहने आ जाता है कभी कभी, क्योंकि वो इन दोनों की मॉम का बॉयफ्रेंड जो है। पर तभी हम इधर हॉकिंस लैब को देखते हैं जहाँ पर सारे सिस्टम एकदम से हाइपर होने लगते हैं। और इधर विल जब अकेले में होता है तो इसे फिर से उल्टी दुनिया के विजन दिखने लगते हैं और बाहर आने पर इसे फिर से वही
ही विशालकाय मॉन्स्टर दिखाई देता है। और फिर इधर शहर से बाहर अलग हॉपर के घर पर हम देखते हैं 11 को, क्योंकि हॉपर अब 11 के लिए फादर फिगर बन चुका है, क्योंकि ये 11 को अपनी बेटी मानने लगा है। और फिर अगले दिन उसी मॉन्स्टर की ड्राइंग जॉइस हॉपर को दिखाती है और कहती है कि ये विल ने बनाई थी और ये हमारे घर के बाहर का सीन है, जैसे मानो वो मॉन्स्टर हमारे घर के बाहर था। हॉपर कहता है उस हादसे को 1 साल हो चुका है, हम सब उससे हिल गए थे और विल तो एक बच्चा है, उसने उसे सबसे ज्यादा झेला है, पर हालात बदलेंगे, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। और फिर इसके बाद हॉपर जब पुलिस स्टेशन आता है तो ये देखता है कि कद्दू सड़ने के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इधर स्कूल से लौटते हुए बिली अपनी सौतेली बहन मैक्स से कहता है तो ये चूहे तुम्हारे दोस्त हैं, चलो इन्हें उड़ा देता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। पर तभी मैक्स स्टेयरिंग घुमाकर इन्हें बचा लेती है, क्योंकि बिली बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। और इधर हॉपर जब छानबीन करने आता है तो इसे पूरे खेत में वैसी ही चिपचिपी चीजें दिखाई देती हैं जैसी इसने उल्टी दुनिया में देखी थी, इसीलिए हॉपर छानबीन तेज कर देता है। और फिर इधर रात को हैलोवीन पार्टी के दौरान नैन्सी ज्यादा ही पी लेती है, क्योंकि आज हैलोवीन है, इसीलिए विल भी अपने दोस्तों के साथ बाहर आया है। तभी इन्हें मैक्स डरा देती है, जिसके बाद ये दोस्त बन जाते हैं। पर कुछ देर बाद ही कुछ बुली बच्चों की वजह से विल पीछे रह जाता है और अचानक से फिर से उल्टी दुनिया में पहुंच जाता है और अब इसे साफ साफ वो मॉन्स्टर माइंड फ्लेयर दिखाई देता है, जिससे डरकर विल भागकर एक जगह पर छिप जाता है। और फिर माइक के आने पर ये उससे बाहर आ पाता है। माइक विल से कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। और इधर हैलोवीन पार्टी में जोनाथन भी आ जाता है और एक लड़की इससे बात करने की कोशिश करती है और इधर नैन्सी लगातार पीती जा रही है। स्टीव जब इसे रोकने की कोशिश करता है तो ड्रिंक उसकी ड्रेस पर ही गिर जाती है और फिर वॉशरूम में उसे साफ करते हुए नैन्सी स्टीव को बुरा भला कहने लगती है कि बार्ब हमारी वजह से मरी है और तुम उसके पेरेंट्स को भी सच्चाई बताने नहीं दे रहे, तुम बकवास हो स्टीव। स्टीव कहता है हमारा प्यार भी, नैन्सी कहती है हाँ, जिसके बाद स्टीव गुस्से में यहाँ से चला जाता है और जोनाथन ये देख लेता है। और इधर विल माइक को बताता है कि मैं उल्टी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच फंस चुका हूँ, मुझे एक मॉन्स्टर घूरता है। माइक कहता है डेमिगोर्गिन, पर विल कहता है नहीं, वो बहुत बड़ा है, पर कोई मुझे नहीं समझ पा रहा। माइक कहता है 11 समझती, पर पता नहीं वो कहाँ है। और इधर हम देखते हैं कि जोनाथन नैन्सी को छोड़ने के लिए उसे उसके घर ले आता है और इसे इसके रूम में लिटाकर चला जाता है, क्योंकि नैन्सी बहुत ज्यादा नशे में थी। और इधर हम देखते हैं कि 11 अपनी शक्तियों की मदद से बार बार माइक के पास जाकर उसे देखती रहती है, पर कुछ कहती नहीं है। और फिर इधर हम देखते हैं कि डस्टिन जब अपने घर वापस आता है तो इसे अपने डस्टबिन में एक अजीब सा जीव मिलता है। डस्टिन उसे अपनी मॉम से छिपाकर अपने रूम में ले जाता है और फिर अपने टर्टोइस को निकालकर उसे जार में शिफ्ट कर देता है और फिर इसे खाने के लिए कुछ चॉकलेट डालता है, पर ये तेज लाइट को पसंद नहीं करता। डस्टिन उसे बुझा देता है, जिसके बाद वो चॉकलेट खाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि डस्टिन सो जाता है, पर ये बेखबर है कि ये जीव उल्टी दुनिया का है। और इधर हम देखते हैं कि 11 अब इतने वक्त से घर में कैद होने की वजह से चिड़चिड़ी होती जा रही है। ये कहती है कि मुझे बाहर जाना है, माइक से मिलना है, पर हॉपर कहता है अभी कुछ दिन और, लैब वाले अभी भी तुम्हारी तलाश में हैं। पर 11 का सब्र अब जवाब देने लगा है। और इधर बॉब विल को स्कूल छोड़ते टाइम रास्ते में उससे कहता है कि बचपन में मुझे भी बुरे सपने आते थे, मैं हर वक्त डरा डरा रहता था, पर फिर एक दिन मैंने ठान लिया कि अब और नहीं। मैं एक दिन अपने डर का सामना करने के लिए डटकर खड़ा हो गया और फिर उस दिन के बाद से सपने आने बंद हो गए। पर विल को सपने नहीं हकीकत दिख रही है। और फिर इसके बाद क्लास में जब डस्टिन आता है तो उसके बैग में वही जीव छिपा हुआ होता है। और इधर हम देखते हैं कि नैन्सी जब स्टीव से मिलने आती है तो स्टीव भी ठीक से बात नहीं करता, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। और फिर इधर इंटरवल के दौरान डस्टिन अपने दोस्तों को वो जीव दिखाता है और कहता है कि मैंने इसका नाम डार्क डस्टी रखा है, शॉर्ट में डस्टी, और ये एक नई प्रजाति है, मैंने एक नया जीव खोजा है। पर विल को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि ये वही जीव है जो पिछले पार्ट में विल के मुंह से निकला था। और फिर विल ये बात अपने दोस्तों को बता देता है और कहता है कि ये जीव उल्टी दुनिया का है। माइक कहता है कि हमें इसे खत्म करना होगा, पर डस्टिन कहता है कि मुझे इससे लगाव हो गया है और इसे भी मुझसे। पर तभी डस्टी के पैर निकल आते हैं और वो यहाँ से भाग जाता है। ये सब उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे भागते हैं और फिर पूरे स्कूल में अलग अलग उसको तलाश करने लगते हैं, पर डस्टी का कोई पता नहीं चलता। पर कुछ देर बाद विल को ये वॉशरूम में मिल जाता है, पर तभी
इसकी आवाज से विल अचानक उल्टी दुनिया में चला जाता है और उल्टी दुनिया में भी इसका स्कूल सेम है पर यहाँ मॉन्स्टर्स रहते हैं। तभी वो माइंड फ्लेयर इसके पीछे आने लगता है। विल अपनी जान बचाने के लिए भागता है और भागते भागते स्कूल के बाहर चला जाता है और इधर सीधी दुनिया में डस्टिन को डांट मिल जाता है। डस्टिन इसे अपने दोस्तों से छिपाने के लिए अपने सर पर कैप के नीचे छिपा लेता है और इधर विल भागते भागते स्कूल के मैदान में आ जाता है। तभी इसे बॉब की बात याद आती है कि अपने डर का सामना करो। विल रुक जाता है और उसका सामना करने लगता है पर माइंड फ्लेयर उसके अंदर अपना अंश डाल देता है क्योंकि ये सपना नहीं हकीकत है। और फिर तभी विल की माँ इसे लेने के लिए यहाँ आ जाती है और विल को ढूंढते हुए ये सब मैदान में आ जाते हैं पर विल ऐसे ही खड़ा था दौरे की कंडीशन में क्योंकि उल्टी दुनिया में इसके अंदर माइंड फ्लेयर घुस रहा था। तभी विल वापस आ जाता है और फिर इसके बाद घर आने पर जॉयस इससे पूछती है कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ, जिस पर यह बताता है कि वो मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़ चुका है। मैं उसे बार बार महसूस कर रहा हूँ और आज उसने मुझे पकड़ लिया। मैं उसे अब अपने अंदर भी महसूस कर पा रहा हूँ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। पर जॉयस इसे हौसला देती है कि मैं तुम्हें जल्दी ही ठीक करके रहूंगी, वादा करती हूँ। और इधर हम देखते हैं कि हॉपर और 11 के बीच भी काफी ज्यादा कहासुनी हो जाती है क्योंकि 11 अब बाहर जाना चाहती है और इसी दौरान गुस्से में इसकी शक्तियाँ बेकाबू हो जाती हैं। जबकि इधर हम डस्टिन को देखते हैं जो डस्टी को छिपाकर फिर से अपने घर ले आता है और हाँ, इसने इसका नाम अपने नाम पर रखा है, डस्टिन डस्टी। और फिर इधर जॉयस देखती है कि विल की बॉडी का टेम्परेचर भी लगातार कम होता जा रहा है और विल गर्म पानी से भी दूर भागने लगा है और कहता है कि उसे ठंडा ही पसंद है, मतलब माइंड फ्लेयर को। जॉयस फौरन हॉपर को बुला लेती है और फिर हॉपर के पूछने पर विल कुछ और डिटेल्स भी बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह फैल रहे हैं। जॉयस कहती है कि क्या तुम हमें ड्राइंग करके बता सकते हो, जिस पर विल ड्राइंग करने लगता है पर विल लगातार लाइनों से बस पेपर भरता जा रहा है और इतने पेपर भरने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी जॉयस नोटिस करती है कि ये लाइनें आपस में कनेक्ट हो रही हैं और फिर जब ये इन लाइनों को मिलाकर आपस में जोड़ते हैं तो पूरे घर में इन्हें बस सुरंगों जैसे निशान दिखते हैं। जॉयस कहती है कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या है, हर तरफ ब्रांचें और जड़ें लग रही हैं। तुम्हें याद है विल ने क्या कहा था, वो हर तरफ फैल रहे हैं। तभी हॉपर कहता है उसने बेलें बनाई हैं। हॉपर को फौरन सड़े हुए कद्दुओं की याद आ जाती है और फिर हॉपर फौरन वहां चला जाता है और फिर सड़े हुए कद्दुओं वाली जगह को खोदने लगता है। और इधर डस्टिन देखता है कि जार टूटा हुआ है और डस्टी की सिर्फ केचड़ी पड़ी हुई है और जब ये रूम में उसे ढूंढता है तो वो इसकी बिल्ली खा रहा था और अब ये काफी बड़ा हो चुका है। और इधर हॉपर को भी खोदते खोदते रात हो जाती है और तभी इसे नीचे वही उल्टी दुनिया जैसी चिपचिपी सुरंगें मिल जाती हैं। हॉपर फौरन उसके अंदर उतर जाता है जो दूर तक फैली हुई हैं। और इधर विल माइक को बताता है कि अब मैं माइंड फ्लेयर को ज्यादा महसूस कर रहा हूँ। वो उल्टी दुनिया में है पर उसका कुछ हिस्सा यहाँ मेरे अंदर भी है और वो इस दुनिया में भी फैल रहा है। वो जितना फैल रहा है मैं उससे उतना ही ज्यादा जुड़ता जा रहा हूँ और जो वो देख रहा है अब मैं भी वो देख पा रहा हूँ। माइक कहता है ये तो अच्छी बात है, अब तुम उसकी जासूसी कर सकते हो जिससे हम उसे रोक सकते हैं। और इधर हम हॉपर को देखते हैं जो उन सुरंगों में अब काफी अंदर तक घुस आया है छानबीन करने के लिए। पर तभी इस पर स्पोर्स जाते हैं जिससे हॉपर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है और जिस रास्ते से ये आया था बेलो से वो रास्ता भी बंद हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि जोनाथन और नैन्सी के बीच की नजदीकियां भी बढ़ती जा रही हैं। जबकि इधर सपनों में विल को हॉपर दिखाई देता है और फिर विल अपनी माँ से कहता है कि मैंने हॉपर को देखा है, वो मुसीबत में है। और इधर हॉपर को भी होश आ जाता है और वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है पर रास्ता अब बंद हो चुका है। और इधर हम डस्टिन को देखते हैं जो अपनी माँ को बिल्ली के बहाने से घर से भेज देता है और फिर घर में खाना डालते हुए बाहर आ जाता है ताकि डस्टी को अपने बेसमेंट में बंद कर सके। और फिर ये खुद भी बाहर आकर छिप जाता है और फिर जल्दी ही डस्टी भी खाने का पीछा करते करते बाहर तक आ जाता है। ये खाना खाते हुए बेसमेंट तक तो आ जाता है पर बेसमेंट के अंदर नहीं जाता बल्कि डस्टिन की ओर ही आने लगता है। पर तभी डस्टिन उसे जोर से डराता है तो वो बेसमेंट में चला जाता है, जिसके बाद डस्टिन बेसमेंट को बंद कर देता है। और इधर लूकास नई लड़की मैक्स को भी अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए उसे उल्टी दुनिया के बारे में सब कुछ बता देता है और विल के बारे में भी। पर ये मैक्स से कहता है कि किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ये एक टॉप सीक्रेट है। और इधर विल भी ड्राइंग की मदद से अपनी माँ को बताता है कि मैंने हॉपर को यहाँ देखा था। जॉयस जब उसके स्केच को इन सुरंगों पर लगाकर देखती है तो इसे पता चल जाता है कि हॉपर कहाँ पर है, पर ये जगह कौन सी है इन्हें ये नहीं पता तो उसे ढूंढेंगे कैसे। तभी यहाँ पर बॉब आ जाता है जो काफी इंटेलिजेंट है, इसीलिए जॉयस जब इससे मदद मांगती है तो बॉब फौरन समझ जाता है कि ये तो हमारे हॉक
ब्रोकन शहर का नक्शा है। और इधर होपर रास्ता ढूंढने के चक्कर में सुरंगों में ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारी लाशें और हड्डियां पड़ी हैं, मानो जैसे ये एक तरह का कब्रिस्तान हो। तभी होपर इन बेलों को हटाकर बाहर निकलने का रास्ता बनाने लगता है और इधर बॉब इस नक्शे की नपाई करके असली नक्शे के मुताबिक जल्दी ही पता लगा लेता है कि विल ने होपर को कहाँ देखा था। और इधर डस्टिन जब माइक को ढूंढने के लिए उसके घर आता है तो माइक इसे नहीं मिलता, पर इसे यहाँ पर स्टीव मिल जाता है जो नैन्सी को मनाने आया था। डस्टिन इससे कहता है कि आशिकी छोड़ो, दुनिया में और भी मुसीबतें हैं, मेरे साथ चलो। तुम्हारे पास वो बेट तो है ना जिसमें कीलें लगाई थी? इन शॉर्ट मुझे तुम्हारी मदद चाहिए स्टीव। और इधर हम देखते हैं कि होपर इस जगह को खोदकर बाहर निकलने का रास्ता बनाते बनाते थक जाता है, पर कोई फायदा नहीं होता। और जब ये थोड़ा आराम करने की कोशिश करता है तो तभी बेले आकर इसे जकड़ लेती हैं और होपर चाकू भी नहीं उठा पाता। पर अच्छी खबर ये है कि जॉइस बॉब के साथ यहाँ पहुँच चुकी है और होपर के किए हुए गड्ढे पर बेले देखकर जॉइस जब उन्हें काटती है तो नीचे सुरंगें मिल जाती हैं। जॉइस फौरन नीचे उतर आती है और बॉब भी इसके साथ नीचे आ जाता है। जॉइस होपर को ढूंढने के लिए सुरंग में आगे जाने लगती है जबकि विल और माइक बाहर होते हैं। तभी लैब वाले भी यहाँ आ जाते हैं और नीचे जल्दी ही जॉइस को होपर मिल जाता है जो बेलों से जकड़ा हुआ था। जॉइस और बॉब जल्दी ही इन बेलों को काटकर होपर को आजाद करने लगते हैं। होपर इस बार मरते मरते बचा है। तभी लैब वाले भी नीचे आ जाते हैं और ये नीचे सारी बेलों को जलाने लगते हैं, पर इसका दर्द ऊपर विल को भी होने लगता है क्योंकि विल भी अब इन सबसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए विल को दर्द के मारे दौरे पड़ने लगते हैं। ये लोग फौरन विल को अपने लैब में ले आते हैं और किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा कि आखिर विल के साथ क्या हो रहा है। विल बस चीख रहा है कि मेरी बॉडी में हर तरफ जल रहा है। जबकि इधर हम देखते हैं कि डस्टिन स्टीव को अपने बेसमेंट पर ले आता है और कहता है कि वो अंदर ही है, मैंने उसे अंदर बंद कर दिया था। इसके बाद स्टीव जब नीचे जाकर देखता है तो इसे यहाँ सिर्फ उसकी केचड़ी ही मिलती है क्योंकि डस्टी दीवार में छेद करके यहाँ से भाग चुका था। इसके बाद सुबह डस्टिन लोकस को भी फोन करके बुला लेता है कि एक इमरजेंसी है, फौरन आ जाओ। और इधर लैब में हम देखते हैं कि डॉक्टर सैम अब होपर को असली प्रॉब्लम दिखा देते हैं क्योंकि जो दरवाजा 11 ने लैब में बहुत पहले खोला था वो अब इतना बड़ा हो चुका है कि लैब के नीचे बहुत बड़ी जगह में फैल चुका है। ये शहर के नीचे मानो जैसे कैंसर की तरह फैल रहा है, मानो जैसे उल्टी दुनिया हमारी दुनिया को सड़ा रही है। इसके बाद डॉक्टर सैम कंफर्म करने के लिए एक और टेस्ट करते हैं। ये नीचे से एक बेल का टुकड़ा लाते हैं और विल के सामने जब उसे जलाते हैं तो उसका दर्द विल को भी होता है, जिससे ये पक्का हो जाता है कि विल अब उल्टी दुनिया से जुड़ा हुआ है। और इधर हम देखते हैं कि डस्टिन स्टीव के साथ गोश्त के टुकड़े डालते हुए उसे पुराने कबाड़ वाले इलाके में ले आता है जहां पर डस्टी को पकड़ने के लिए ये एक जाल बिछाएंगे। और तभी यहां पर लूकस भी मैक्स के साथ आ जाता है और इधर विल साइंटिस्ट को बताता है कि इस जगह पर कुछ तो है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं यहाँ देखूं। साइंटिस्ट की एक टीम वहां जाने का फैसला करती है क्योंकि शायद वहां कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे माइंड फ्लेयर को रोका जा सके। और फिर साइंटिस्ट जल्दी ही उन सुरंगों में चले जाते हैं, उसी जगह पर जहाँ पर होपर पहले फंसा हुआ था। और इधर स्टीव भी बच्चों के साथ डस्टी का इंतजार कर रहा है, पर डस्टी कुछ दूर आकर रुक जाता है। इसीलिए स्टीव बाहर आ जाता है उसे उकसाने के लिए, पर तभी ऊपर से लूकस कहता है कि तुम्हारी बाई तरफ एक और है। डस्टिन कहता है स्टीव फौरन अंदर आ। और जैसे ही वो स्टीव पर हमला करते हैं तो स्टीव उनसे बचता बचाता हुआ फौरन बस के अंदर आ जाता है और ये अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर बस के ऊपर से आने लगता है। स्टीव उसका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है, पर तभी वो वापस चले जाते हैं जैसे मानो किसी ने उन्हें बुला लिया हो, क्योंकि इधर साइंटिस्ट की टीम सुरंग में उस जगह पहुंचने वाली है। इसीलिए माइंड फ्लेयर ने उन सबको यहाँ बुलाया है। हॉपर लैब से इस जगह को पहचान लेता है कि ये तो वही कब्रिस्तान जैसी जगह है जहाँ मैं फंसा हुआ था। तभी वो डेमी डॉग आकर इन सभी साइंटिस्ट पर हमला कर देते हैं और जल्दी ही इन सबको मौत के घाट उतार देते हैं। लैब में किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी हॉपर सिस्टम में देखता है कि वो डेमी डॉग अब लैब की तरफ आ रहे हैं और फिर जल्दी ही डेमो डॉग नीचे के रास्ते से ऊपर लैब में आने लगते हैं। और इधर 11 जब उल्टी दुनिया में झांकती है तो उसे माइक और हॉपर मुसीबत में दिख जाते हैं। और इधर लैब में डेमो डॉग अब ऊपर आ चुके हैं और ये दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी नीचे से और भी डेमो डॉग आ जाते हैं और फिर ये सब मिलकर जब हमला करते हैं तो वो दरवाजा टूटने लगता है। इसीलिए हॉपर सबको बाहर निकालकर मेन दरवाजा बंद कर देता है, पर ये भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। हॉपर और डॉक्टर सैम विल के पास चले जाते हैं और बाकी सब लैब से बाहर निकलने की कोशिश
करते हैं, पर लिफ्ट ऊपर जाने से पहले ही डेमोडॉग दरवाजा तोड़कर आ जाते हैं और जब तक गार्ड आते हैं तो सब मर चुके थे और फिर डेमोडॉग इन गार्ड को भी मार देते हैं। और इधर जॉइस विल को बेहोश कर देती है क्योंकि माइंड फ्लेयर को इसके जरिए सब पता चल रहा है। तभी हॉपर भी यहाँ आ जाता है और कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा, पर तभी डेमोडॉग हर तरफ हमला करने लगते हैं, इसीलिए ये खुद को कंट्रोल रूम में बंद कर लेते हैं जहाँ कैमरों से ये उन्हें देख सकते हैं। पर तभी इलेक्ट्रिसिटी भी कट जाती है और लैब अब डेमोडॉग के कब्जे में है। और इधर हम बिली को देखते हैं, तभी यहाँ पर उसके पिता आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बहन मैक्स कहाँ है, तुम्हें उसका ध्यान रखने को कहा था। पर बिली अपने पिता से ही जबान लड़ाने लगता है कि मुझे क्या पता, पर इसका पिता बहुत स्ट्रिक्ट यानी सख्त है, तो ये इसे 1 मिनट में ही इसकी औकात याद दिला देता है और कहता है कि अब जाओ और मैक्स को ढूंढे बिना वापस मत आना, उसे ढूंढ कर लाओ। जबकि मैक्स इधर स्टीव और बाकी सबके साथ है और ये अभी भी डेमोडॉग्स को ढूंढ रहे हैं और उनका पीछा करते करते ये लैब तक पहुंच जाते हैं। और इधर डॉक्टर सैम कहते हैं कि जब तक बिजली वापस नहीं आती हम निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि बिजली जाने से सारे दरवाजे ऑटो लॉक हो जाते हैं और बिजली वापस लाने के लिए किसी को नीचे जाकर मैनुअली उसे खोलना होगा और कंप्यूटर में कोडिंग करके दरवाजों को फिर से रीसेट करना होगा। और ये काम सिर्फ बॉब ही कर सकता है, इसीलिए हॉपर वॉकी टॉकी के साथ बॉब को सुरक्षित नीचे भेज देता है। और इधर लैब के बाहर हम देखते हैं कि जोनाथन और नैन्सी भी आ जाते हैं, पर दरवाजे बंद हैं। तभी यहाँ पर स्टीव और बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और अब इन्हें पता चलता है कि माइक और विल अंदर लैब में हैं और डेमोडॉग भी वहीं गए हैं। और इधर लैब में हम बॉब को देखते हैं जो नीचे पहुंचकर पावर तो चालू कर देता है, पर इसे अभी कोडिंग करके डोर भी ओपन करने होंगे। और जल्दी ही दरवाजे रीसेट होते ही बाहर के दरवाजे भी खुल जाते हैं। बॉब बाहर आ रहा होता है, पर डॉक्टर कहते हैं बाहर अभी एक डेमोडॉग है, पर बॉब अंदर से ही वाटर सिस्टम ऑन कर देता है जिससे डेमोडॉग दूसरी तरफ चला जाता है और ये बाहर निकल पाते हैं। पर डॉक्टर सैम कहते हैं कि मैं यहीं रुकूंगा ताकि तुम सबको कैमरों के जरिए सुरक्षित रास्ते बता सकूं। इसके बाद ये सब लोग यहाँ से निकलने लगते हैं और डॉक्टर सैम इन्हें रास्ते बताते रहते हैं। कुछ जगहों पर डेमोडॉग होते हैं पर ये सुरक्षित बाहर निकल आते हैं, पर तभी एक डेमोडॉग बॉब को देख लेता है, पर ये भी बाहर आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। पर फिर भी दरवाजा तोड़कर डेमोडॉग बॉब पर हमला कर देता है और ये लोग कुछ नहीं कर पाते। हॉपर गोलियां चलाता है पर और डेमोडॉग आ जाते हैं और इन पर गोलियों का असर भी नहीं होता। हॉपर कहता है भागो यहाँ से। हॉपर जो इसको बाहर ले आता है कि वो मर चुका है और डेमोडॉग अब बाहर के दरवाजे भी तोड़ने लगते हैं। तभी जोनाथन कार ले आता है कि आओ जल्दी गाड़ी में बैठो और फिर बाहर 2 गाड़ियां आती हैं क्योंकि हॉपर की गाड़ी भी यही थी जिसमें ये सब बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। पर अंदर हम देखते हैं कि ये सब बॉब को खा रहे होते हैं। बेचारा बॉब इन सब के लिए कुर्बान हो गया। और फिर इधर हम देखते हैं कि ये सब जल्दी ही जॉइस के घर पर आ जाते हैं। डस्टिन कहता है कि हम डेमोडॉग्स को अकेले नहीं रोक सकते क्योंकि अब उनकी पूरी आर्मी है। तभी माइक कहता है उसकी आर्मी, अगर हम माइंड फ्लेयर को रोक दे तो उसकी आर्मी को भी रोक सकते हैं। ये सब हाइव माइंड से कनेक्टेड है, तो बेसिकली माइंड फ्लेयर ही उन सबका दिमाग है। अगर माइंड फ्लेयर को मार दिया तो उसके कंट्रोल में जो भी है वो भी मर जाएगा और विल भी, क्योंकि वो भी उसके कंट्रोल में है। तो पहले हमें विल के अंदर से उसे निकालना होगा। वक्त बहुत कम है, डेमोडॉग्स जल्दी ही और बड़े हो जाएंगे और वो सुरंगें भी शहर तक पहुंच जाएंगी जल्दी ही। हॉपर कहता है तो उसे मारे कैसे? माइक कहता है विल को पता है क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ है और फिर इसीलिए ये विल को बांधकर उसे जगाते हैं और फिर विल से माइंड फ्लेयर के बारे में पूछने लगते हैं। डायरेक्ट नहीं, घुमा फिरा करके हम माइंड फ्लेयर को कैसे रोके। विल भी उंगलियों से टेप करके कोड में बताता है और फिर हॉपर जब इसे डिकोड करता है तो इन्हें पता चलता है क्लोज द गेट, यानी गेट को बंद करो, मतलब लैब के नीचे जो बड़ा सा गेट लगातार फैल रहा है उसे बंद करना है। पर अब माइंड फ्लेयर को भी इनकी लोकेशन पता चल जाती है, इसीलिए वो डेमोडॉग्स को यहाँ भेज देता है। ये सब अपने घर में आकर घुस जाते हैं और चारों तरफ से डेमोडॉग्स की आवाज आने लगती है। उन्होंने घर को घेर लिया है। तभी उनके चीखने की आवाजें आती हैं जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। तभी एक डेमोडॉग अंदर आकर गिरता है। ये जब उसे चेक करते हैं तो वो मरा हुआ था। तभी 11 अंदर आ जाती है और इसी ने इन्हें मारा है। माइक इसे देखकर फौरन गले लग जाता है और फिर इसके बाद बाकी दोनों दोस्त भी। और फिर इसके बाद जॉइस 11 से कहती है कि तुमने इस गेट को खोला था, तो अगर हम तुम्हें वहां ले जाएं तो क्या तुम उसे बंद कर सकती हो? इधर गेट पर हम और डेमोडॉग को देखते हैं। हॉपर 11 से कहता है कि वो गेट अब बहुत बड़ा हो चुका है और वहां अब डेमोडॉग्स भी हैं। 11 कहती है कि मैं उसे बंद कर सकती हूँ, पर माइक कहता है कि इससे विल भी मर जाएगा, जिस पर जॉइस कहती है कि विल मुझसे बार बार यही कहता था कि माइंड फ्लेयर को ठंडा पसंद है और हम उसे वही दे रहे हैं। जबकि
कि हमें इसका उल्टा करना चाहिए। हम विल की बॉडी को इतना गर्म करेंगे कि माइंड फ्लेयर उसकी बॉडी में रह ही ना पाए, ताकि वो विल की बॉडी से निकलने पर मजबूर हो जाए। जिसके बाद हॉपर विल को एक खुफिया जगह पर भेज देता है ताकि डेमोडॉग्स को इनका पता न चल पाए और ये आसानी से माइंड फ्लेयर को निकाल सके। और हॉपर खुद 11 के साथ लैब जाने लगता है ताकि विल की बॉडी से माइंड फ्लेयर के अलग होते ही 11 गेट बंद कर सके। और स्टीव यहाँ इन बच्चों के साथ रुकता है, पर माइक कहता है कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। माइंड फ्लेयर उन्हें रोकने के लिए डेमोडॉग्स की आर्मी भेजेगा, पर अगर हम सुरंगों के सेंटर में आग लगा दे तो सारे डेमोडॉग उसमें बिजी हो जाएंगे और 11 आसानी से गेट बंद कर पाएगी। पर स्टीव कहता है हाँ जरूर, पर इसमें हम सब भी मारे जाएंगे। माइक कहता है कि हम आग लगाकर भाग जाएंगे, पर स्टीव कहता है हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर तभी यहाँ मैक्स को लेने के लिए उसका भाई बिली आ जाता है और ये लूकस पर अपने बाप का गुस्सा निकालने लगता है कि मेरी बहन से दूर रह चचुंदर। पर तभी स्टीव इसके एक जोरदार पंच मार देता है कि तू इन बच्चों से दूर रह लंगूर। जिसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, पर जल्दी ही बिली स्टीव पर हावी हो जाता है कि मुझ पर रौब जमाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, और ये स्टीव को अच्छे से फोड़ देता है। पर तभी मैक्स पीछे से बिली के नींद का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे बिली बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मैक्स इसकी गाड़ी ले लेती है और इधर जॉइस विल को एक खुफिया जगह पर लाकर उसे बांध देती है और उसके चारों तरफ हीटर लगाकर यहाँ बेइंतहा गर्मी करने लगती है। और इधर हॉपर भी 11 के साथ लैब में आ जाता है और स्टीव को जब होश आता है तो ये कार में होता है और कहता है कि तुम बच्चे कार चला रहे हो, रोको, अभी मैंने मना किया था। पर बच्चे इसकी नहीं सुनते और गाड़ी दौड़ा देते हैं। इधर विल भी इतनी गर्मी से होश में आ जाता है, पर अब माइंड फ्लेयर को भी तकलीफ होने लगती है इतनी गर्मी से, इसीलिए वो विल को भी तड़पाने लगता है। पर जॉइस और टेम्परेचर बढ़ा देती है और इधर बच्चे भी उसी सुरंग वाले गड्ढे के पास आ जाते हैं और फिर कोई और रास्ता न होने पर स्टीव भी इन बच्चों के साथ नीचे सुरंगों में उतर जाता है। स्टीव कहता है यहाँ बहुत खतरा है, तुम सब मेरे पीछे आओ। और इधर लैब में हॉपर को डॉक्टर सैम जख्मी हालत में मिलते हैं। हॉपर इसका खून रोककर कहता है कि मैं 11 के साथ गेट बंद करने जा रहा हूँ, जिंदा रहना मैं वापस जरूर आऊंगा, जिसके बाद तुम 11 को आजाद करोगे। और इधर हम देखते हैं कि ये सब सुरंगों में उनके सेंटर तक पहुँच जाते हैं और वहाँ तेल डालने लगते हैं। और इधर विल बहुत तड़प रहा होता है, जोनाथन से देखा नहीं जाता। तभी नैन्सी कहती है उसका गला देखो, वो बाहर आ रहा है। और इधर ये सब सुरंग में आग लगा देते हैं। तभी माइंड फ्लेयर भी आखिरकार विल की बॉडी से बाहर निकल जाता है और डेमोडॉग सुरंग में आग की तरफ आने लगते हैं। जोनाथन हॉपर से कहता है कि विल अब आजाद है, गेट बंद कर दो। जिसके बाद हॉपर 11 को लिफ्ट से नीचे ले जाने लगता है और 11 देखती है कि ये गेट तो अब बहुत फैल चुका है। 11 जैसे ही उसे बंद करने की कोशिश करती है तो माइंड फ्लेयर अंदर से घूरने लगता है। और इधर सुरंग में इनके सामने एक डेमोडॉग आ जाता है, पर डस्टिन उसे पहचान लेता है कि ये तो उसका पालतू डस्टी है और डस्टी भी इसे पहचान लेता है। और फिर डस्टिन इसे इसकी फेवरेट चॉकलेट देता है और अपने दोस्तों को यहाँ से निकाल लेता है। डस्टी भी इन्हें कुछ नहीं कहता और जाने देता है। इधर 11 भी अपनी पूरी ताकत से गेट को बंद कर रही होती है, इसीलिए माइंड फ्लेयर इसे रोकने के लिए डेमोडॉग्स को सुरंगों से बुलाने लगता है, पर इधर ये सब अभी भी सुरंगों से निकल ही रहे होते हैं। आखिर में सिर्फ स्टीव और डस्टिन रह जाते हैं, पर डेमोडॉग्स इनके सामने से आकर ऐसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि इधर 11 को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है और जल्दी ही वो सब यहाँ आ भी जाते हैं। पर हॉपर इन्हें गोलियों से शूट करके 11 से दूर रखता है ताकि 11 अपनी पूरी ताकत गेट बंद करने पर लगा सके, पर गोलियों से ये मरते नहीं हैं, बस नीचे गिर रहे हैं। तभी माइंड फ्लेयर भी 11 को रोकने के लिए बाहर आने लगता है, पर अब 11 भी अपनी पूरी ताकत आजाद कर देती है, जिससे इसकी पावर्स अपने चरम पर पहुंच जाती हैं। और 11 माइंड फ्लेयर को पीछे ढकेलते हुए आखिरकार गेट को बंद कर ही देती है, जिससे डेमोडॉग्स भी बेजान हो जाते हैं। पर अभी सिर्फ दरवाजा बंद हुआ है। इसके कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर सैम 11 को उसके बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आजाद कर देते हैं। अब कानूनी तौर पर 11 हॉपर की बेटी है, पर माइंड फ्लेयर अभी सिर्फ विल के अंदर से निकला है। वो उल्टी दुनिया में अभी भी है और उसके अलावा उल्टी दुनिया में और भी बहुत से ताकतवर मॉन्स्टर हैं जो माइंड फ्लेयर से भी ज्यादा पावरफुल हैं। ये दूसरा सीजन पूरा माइंड फ्लेयर और विल के ऊपर ही था। इसमें 11 को इतना नहीं दिखाया, पर इसका तीसरा सीजन इतना जबरदस्त है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसके लिए मुझसे वेट नहीं हो रहा। इसीलिए इस वीडियो को जल्दी ही ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और हाइप करो और कमेंट बॉक्स को ST पार्ट 3 से भर दो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।